हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप पे। 7 अक्टूबर 2023 को जीएसटी काउंसिल द्वारा 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो कि दिल्ली में हुई, उसमें काफ़ी सारी रिकमेंडेशन दी गई, जिसके लिए हमने जो है 7 तारीख को ही कुछ ही घंटों बाद उसके ऊपर जो है उसकी प्रेस रिलीज को जो है हमने आपके साथ शेयर किया। राइट, हमने उसके लिए उसको एक वीडियो फॉर्म में जो है डाला, जिसमें हमने वन बाय वन जो है सारी चीज़ों को लेके चले। अब अगर उसको हम समराइज करें और देखें कि उसमें क्या क्या जो है किस तरीके से जो है वो टैक्स पेयर के लिए, अगर हम एज अ टैक्स पेयर सोचे तो उस पर क्या क्या जो है रिएक्शंस हो सकते हैं और कैसे कैसे जो है हमें स्टेप्स लेने चाहिए, तो उसको हम कुछ वर्ड्स में, कुछ जो है सिंपल पर्टिकुलर टेबल फॉर्म में भी कह सकते हैं, उसमें समझते हैं कि हमें कौन कौन से चेंजेस को मेनली ध्यान में रखना है। राइट, तो इसको हम वन बाय वन शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से मेन मुद्दे जो कि 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में लिए गए, उसको हम कैसे समझ सकते हैं इजी फॉर्म में। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो सिनॉप्सिस ऑफ द मीटिंग की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे मुद्दे निकल के आएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले की चेंजेस की बात करें और उसके रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है ना, की चेंजेस क्या है, ठीक है ना, बाकी तो इनके लिए जो जब सर्कुलर नोटिफिकेशन इशू होंगी तब उसमें आएगा कि अब से इफेक्ट में आएंगे। राइट, तो इसमें बेसिकली हम टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इसको हम 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग को कैसे लेके चल सकते हैं, वो आज की हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो एक एक चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, वन बाय वन स्टेप में लेके चलेंगे। तो की चेंजेस फॉर एवरी टैक्स पेयर। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात करी गई थी इस 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, एक इंपॉर्टेंट बात थी गारंटी को रिगार्डिंग। गारंटी के रिगार्डिंग एक बात करी गई जो कि गिवन फॉर लोन, लोन के लिए गारंटी। और जैसे लोन के लिए गारंटी बात करी, जैसे कॉर्पोरेट गारंटी और वैसे जो अदरवाइज गारंटी। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, अगर हम पर्सनल गारंटी और कॉर्पोरेट गारंटी, ठीक है ना, इसको दो क्लॉजेस में जो है वहां पे बात करी गई है। उसके अगर हम प्रेस रिलीज देखें तो वहां पे जो है पर्सनल गारंटी जो कि डायरेक्टर दे रहा है कंपनी के लिए। ठीक है ना, एक डायरेक्टर है मिस्टर ए, उसकी एक कंपनी है ABZ लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है, इस कंपनी के लिए यहाँ पे एक बैंक है। ठीक है, मान लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में इसका अकाउंट है ABZ लिमिटेड का, और ये जो है मिस्टर ए जो है इस कंपनी का डायरेक्टर है। तो इस केस में मिस्टर ए ने जो इसको गारंटी दी है उसकी बात करी गई है। राइट, और यहाँ पे क्या है, कॉर्पोरेट गारंटी। मान लो किसी होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडी लोन है सब्सिडी कंपनी में। ठीक है, सब्सिडी कंपनी में लोन है, सब्सिडी कंपनी को लोन मिला है, लेकिन गारंटी कौन दे रहा है, होल्डिंग कंपनी। ठीक है, मान लेते हैं रिलायंस लिमिटेड ने की एक कोई सब्सिडी कंपनी है। ठीक है, अब बैंक कहता है भैया ये आपकी तो जो सब्सिडी कंपनी है वो तो अभी छोटी कंपनी है, आप अगर गारंटी देते हो तो हम दे देते हैं लोन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने कहा कि ठीक है RIL मैं गारंटी देता हूं, तो ये हो गई अपनी कॉर्पोरेट गारंटी। ठीक है ना, तो यहां पे इन दो मुद्दों पे बात करी गई है, गिवन बाय वन कंपनी फ्रॉम इट्स सब्सिडरी सिस्टर कंसर्न। तो यहाँ पे दो इसको सिचुएशन में बांट के उस हिसाब से बात करी गई है। कहा गया कि गारंटी, इस गारंटी की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला केस आता है जहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं चार्ज है। कोई कंसिडरेशन, डायरेक्टर कहता है कोई बात नहीं, घर की बात है, कंपनी अपनी ही है, तो कोई बात नहीं, कोई मैं चार्ज नहीं ले रहा। उस कंपनी, उसके केस में जो सर्कुलर आएगा वहां पे क्या क्लैरिफिकेशन होगी कि ओपन मार्केट वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, तो कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड केस में कहता है न्यू सब रूल जो है रूल 28 सब रूल 2 जो है इंसर्ट किया जाएगा। वो क्या करेगा, कंपल्सरी टैक्सेबिलिटी लगाएगा, विच कुड मेक गिविंग गारंटी कंपल्सरी टैक्सेबल। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे केस की। तीसरे केस में क्या होगा, एक नया सब रूल इंसर्ट करा जाएगा जहां पे कहा जाएगा कि सप्लाई मानी जाएगी, मतलब जीएसटी यहां पे लेवी करा जाएगा। क्या जीएसटी कितने पे लगेगा, तो कहते हैं कि हम दो चीजें देखेंगे कि कितना वैल्यू है, वैल्यू ऑफ लोन। ठीक है, वैल्यू ऑफ लोन मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 10 लाख का लोन लिया है। ठीक है, वो कहता है 10 लाख का लोन, आपका 10 लाख का लोन है, इस पे 1%।
ठीक है ना, 10,000 रुपए। अब मान लेते हैं कि एक्चुअल में गारंटी के लिए उसने कितना चार्ज लिया, 12,000 रुपए। तो उसने कहा कि हम जीएसटी के लिए सप्लाई वैल्यू क्या मानेंगे, सप्लाई के लिए टैक्सेबल वैल्यू क्या मानी जाएगी, जो भी ज्यादा होगा। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 12,000, राइट। ये हमने जब जो है पूरी की पूरी प्रेस रिलीज डिस्कस करी तब भी मैंने बताया था इसके बारे में, एग्जाम्पल हमने लेके चले थे, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, उसमें हमने सारी के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वन बाय वन स्टार्टिंग टू एंड सारे डिस्कस करें। और अगर आपने नहीं रेफर करिए प्लीज देखिएगा, राइट। तो इसमें क्या कहा गया, वुड बी 1% ऑफ द गारंटी, और यहाँ पे और है, ठीक है, और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, ठीक है ना। तो 1% ऑफ द गारंटी, जैसे हमने हमारे एग्जाम्पल में 10 लाख की थी, और एक्चुअल अमाउंट 12,000 विच एवर इज हायर। अब यहाँ पे टैक्स पेयर क्या, अब बात करते हैं टैक्स पेयर हु हैव रिसीव नोटिसेस डिमांडिंग जीएसटी ऑन सच गारंटी। अब जिसके नोटिस इशू हो गए उसके लिए क्या हो गया, अब वो कहेगा ठीक है जी हम तो बाल बाल बच गए रे बाबा। क्या हो गया कि हमारे को अब क्लैरिफी यहाँ पे इशू हो गई कि भैया अगर जीरो है, कोई चार्ज फी नहीं लगी तो कोई जीएसटी नहीं यहाँ पे, अदरवाइज क्या होगा, वहां पे क्या था 1%, उसने बता दिया 1% ऑफ द लोन और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज हायर, ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। दूसरा मुद्दा हमारा इंपॉर्टेंट क्या था, अपील का। अपील का दूसरा मुद्दा हमने वहां पे भी डिस्कस किया था। यहां पे अब हम सिंप्लीफाई फॉर्म में उसको जो है फटाफट कवर करके चलेंगे और ध्यान से समझेंगे कि क्या चीजें थी उसमें। कहता है डिले इन फाइलिंग, और यहां पे है और, ठीक है ना, ये कंफ्यूज ना, इन चीजों से कंफ्यूज मत होना। दो केस बनेंगे, अगर आपका डिले हो गया है, पहला केस ये है। दूसरा है आपने अपील फाइल ही नहीं करी, ठीक है। एक हो गया कि आपने अपील फाइल करी लेकिन लेट फाइल करी, रिजेक्ट हो गई। एक हो गया कि फाइल ही नहीं करी, ठीक है ना, दो केस बन गए। तो उस केस में आपको दोनों केस में फायदा मिलेगा, लेकिन सिर्फ इन दो केस में ही फायदा मिलेगा। अगर और किसी ग्राउंड में आपकी अपील रिजेक्ट हुई है तो तब उस केस में आपको इस एमनेस्टी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखना। अदर ग्राउंड्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर ये दो मुद्दे हैं तभी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। यहां पे आ गया रिलैक्सिंग द डिमांड ऑर्डर पास्ड ऑन और बिफोर, जो कि 31 मार्च 2023 से पहले के ऑर्डर रहेंगे उस केस में ही, बट अपील फाइल नहीं करी, या फिर अपील फाइल बट रिजेक्ट हो गई, ठीक है ना। किस कारण से, टाइम बार्ड के कारण से, ठीक है। किसी और कारण से रिजेक्ट हुई है तो इसका फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब आते हैं अपील कब तक आप बेनिफिट ले सकते हो, कब तक के मजे हैं ये, कब तक आप इंजॉय कर सकते हो, कब तक अपील जो है आप फाइल कर सकते हो आप, 31 जनवरी 2024। तो अप्रोक्सीमेट आपको 4 महीने का टाइम जो है यहाँ पे मिल गया, 4 मंथ का टाइम जो है वहां पे मिल गया। आप अगर ये 7 अक्टूबर को प्रेस रिलीज आ गई, ठीक है, अब इसका जो है इसके रिगार्डिंग सर्कुलर नोटिफिकेशंस वगैरह आएंगे तो लगभग हम कह सकते हैं 3-4 महीने का आपको जो है टाइम मिल जाएगा इसमें। अब बात करते हैं तीसरा, बट दिस कम एट अ कॉस्ट टैक्स पेयर वुड नाउ टू पे 12.5%, ठीक है ना, थोड़ा सा स्लाइटली है। नॉर्मली क्या है, हम 10% जो है डिपॉजिट करेंगे, यहाँ पे क्या है अपने को अमाउंट जो है फर्दर, जो यहाँ पे अमाउंट जो है हमें कितना करना पड़ेगा, 12.5% डिपॉजिट करना पड़ेगा, किसका, ऑफ द टैक्स, टैक्स का 12.5%। और वो जो 12.5% है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आपको कुछ पार्ट जो है ई कैश लेजर के थ्रू पे करना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ जो है ई क्रेडिट लेजर से पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भैया आप कहोगे ठीक है मेरे पास तो ई क्रेडिट लेजर में अच्छा खासा अमाउंट पड़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ई क्रेडिट लेजर से ही सारा पे कर दूंगा, नहीं। यहां पे आपको कम से कम 20% जो है वो किससे पे करना पड़ेगा, ई कैश लेजर से। बैलेंस 80% तक आप जो है यहाँ पे कर सकते हो ई क्रेडिट लेजर से, 20% तो कम से कम, ठीक है ना। मान लो ये 20 की जगह आप 25% भी कर सकते हो, ठीक है ना, बाकी जो है बैलेंस यहाँ पे 75% भी कर सकते हो, ये सिचुएशन कर सकते हो। लेकिन 20 से कम नहीं लेगा वो, 20 तो कम से कम है, 20 तो कम से कम देना ही देना होगा, ठीक है ना। तो इसको हम कहेंगे कि 2.5% ऑफ द टैक्स अमाउंट हो गया, ठीक है ना, 2.5% ऑफ द टैक्स अमाउंट हमारा निकल के आ जाएगा। अगर हम टैक्स अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमने एग्जांपल भी लिया था यहाँ पे, मान लेते हैं 200 लाख की हमारी डिमांड है, तो यहाँ पे कितना अमाउंट बन जाएगा, 200 लाख का 12.5% बन जाएगा 25 लाख। 25 लाख अब डिपॉजिट करना है, ठीक है। अब 25 लाख का कितना इससे करना पड़ेगा, 20%, तो हमारे को 5 लाख जो है यहां से करके चलना पड़ेगा, और बैलेंस 20 लाख जो है वो ई क्रेडिट लेजर से करके चलना पड़ेगा, ठीक है ना।
2.5% जो है आपको कैश से पे करना पड़ेगा, और ओवरऑल जो है 12.5% का 2.5%। अब बात करें, टैक्स पेयर शुड यूज दिस अपॉर्चुनिटी एंड फाइल एन अपील विद इन द प्रॉपर कंटेंशन। ठीक है ना। अब देखो, कंसल्टेंट नाउ टू देयर टैक्स पेयर फॉर मिस्ड अपील, जिसका जिसका टाइम निकल गया था। ठीक है, आप कंसल्टेंट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम करते हैं, हम प्रबंध करते हैं, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है ना। आप क्योंकि टाइम मिल उसके लिए जो है आप फर्दर हम कह सकते हैं 3-4 महीने का अपने को टाइम मिल जाएगा। अब बात आती है तीसरा मुद्दा आईएसडी को लेकर। आईएसडी के अगर हम बात करते हैं सेक्शन 20, सेक्शन 21, ठीक है ना, जो हमारे का चैप्टर आईटीसी के अंदर है। ठीक है ना। यहां पे क्या है, यहां पे आप देखिए, आईएसडी टू मेक इट कंपल्सरी फॉर फ्यूचर। यहां पे हमें क्या बात का ध्यान में रखना है, टू मेक इट मैंडेटरी चेंजेस टू बी मेड इन एक्ट एंड रूल्स। कहां कहां पे चेंजेस देखने को मिलेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज 61, साथ ही साथ सेक्शन 20 जो कि बताता है कि कैसे कैसे आप सेट ऑफ कर सकते हो, सीजीएसटी का है उसको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है आईएसडी, आईजीएसटी का क्रेडिट है उसको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है ना, सेक्शन 20 बताएगा, उसमें चेंजेस होंगे। साथ ही साथ रूल 39, तो यहाँ पे जो है इन 3 सेक्शन में जो है चेंजेस करे जाएंगे। राइट, जब फर्दर इसकी नोटिफिकेशन आएगी तो उसको हम डिटेल में लेके चलेंगे क्या क्या इसमें फर्दर चेंजेस करे गए हैं, आप कैसे जो है आईएसडी को जो है अलॉटमेंट करनी है, कैसे कैसे अपना क्रेडिट जो कि उसको इनपुट सर्विस का जो क्रेडिट है वो कैसे कैसे वो अलॉट कर सकता है। ठीक है ना। अब टैक्स पेयर वो वर डूइंग क्रॉस चार्ज इंस्टेड ऑफ आईएसडी, भैया ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये क्या जबरदस्ती है भाई। ठीक है ना, बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि आईएसडी का मैकेनिज्म जो है उसी के हिसाब से ही चलना होगा। ठीक है ना, उसके हिसाब से अब जो चेंजेस आ जाएंगे फर्दर इन सेक्शन में, सेक्शन 2 क्लॉज 61, सेक्शन 20 में चेंजेस आ जाएंगे, रूल 39 में चेंजेस आ जाएंगे, उसी के हिसाब से चलना होगा, कोई जबरदस्ती नहीं, उस जो लॉ कह रहा है उसी के हिसाब से ही हमें चलना होगा। अब बात करें, एक बात यहां पे रिकमेंडेशन थी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के रिगार्डिंग। जैसे इसमें 5 कंडीशन होती है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की, सर्विस रेसिपिएंट जो है वो बाहर होना चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर होना चाहिए, तीसरी कंडीशन। चौथी जो है करेंसी के रिगार्डिंग कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, और 5वीं आ जाती है आपके डिस्ट्रिक्ट पर्सन रेसिपिएंट एंड सप्लायर नॉट मेयरली द डिस्ट्रिक्ट पर्सन। तो इस तरीके की जो 5 कंडीशन है, चौथी जो पेमेंट से रिलेटेड कंडीशन है उसके बारे में यहाँ पे जो है डिस्कशन करी गई, और कहा गया कि अगर रिसीव हो रहा है स्पेशल आईएनआर वोस्ट्रो अकाउंट में तो उसको भी माना जाएगा कि ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। ठीक है ना। रिसीव हुआ है स्पेशल आईएनआर वोस्ट्रो अकाउंट में तो भी वो क्वालिफाई करेगा एक्सपोर्ट की कंडीशन, मतलब मान लिया जाएगा कि एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक है ना। एक्सपोर्टर वो हैव रिसीव कंसिडरेशन इन आईएनआर, तो उसको तो बेनिफिट उसका मिलेगा। अब बात आती है एपीलेट ट्रिब्यूनल की। एपीलेट ट्रिब्यूनल का इंतजार काफी जो है, कहते हैं ना डॉन का इंतजार मुल्क, क्या था वो वट जो भी वो डायलॉग था, तो ऐसी एपीलेट ट्रिब्यूनल का भी इंतजार चल रहा है बहुत लंबे टाइम से। तो एपीलेट ट्रिब्यूनल अब फॉर्म होने जा रही है। अब एपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर्म होगी तो उसकी एलिजिबिलिटी और एज, दो मुद्दों पे जो है 52 काउंसिल मीटिंग पे बात करी। तो क्या बात करी, एक तो बात करी एज के रिगार्डिंग, ठीक है ना, एक तो बात करी एज के रिगार्डिंग, एक बात करी उसकी एलिजिबिलिटी। तो यहां पे कहा गया कि एडवोकेट जो को जिनका 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, लिटिगेशन में 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, उस वो जो है अपेयर हो सकते, वो जो है मेंबर बन सकते हैं इसके। ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पे एज का भी बताया गया कि प्रेसिडेंट के लिए क्या एज रहेगी, मेंबर के लिए क्या एज रहेगी, मैक्सिमम एज क्या रहेगी, मिनिमम एज क्या रहेगी, वो सारी बातें यहाँ पे करी गई। तो यहाँ पे कहा गया वुड बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल मेंबर इन ट्रिब्यूनल, वेलकम मूव फॉर द सेम स्टेप फॉरवर्ड इन द इंडस्ट्री कैन ब्रेक द एक्सपीरियंस। तो जैसे जैसे अब ये एपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर्म होगी तो काफी ज्यादा जो है मदद मिलेगी टैक्स पेयर को कहीं ना कहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अब लोगों का इतना इंतजार चल रहा है, कह रहे हैं पता नहीं कहाँ है ये एपीलेट ट्रिब्यूनल, लेकिन धीरे धीरे जो है अपने को बहुत जल्दी जो है ये देखने को मिलेगी। अब स्ट्रैटेजी क्या बनाए, व्हाट यू मस्ट डू।
स्ट्रैटेजी क्या रखें? सबसे पहले तो बात देखो ये है कि चेंजेस जोन से हुए हैं उसको इवेल्युएट कीजिए, टेक द बेनिफिट ऑफ द चेंजेस रेलेवेंट टू योर बिजनेस, ठीक है ना। अपने, अगर आप बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इवेल्युएट कर लीजिए कि ये जो 52 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है तो इससे आपके बिजनेस में क्या क्या इफेक्ट बेनिफिट होंगे। जैसे कि अगर आपकी अपील छूट गई थी तो अब आप अपील डाल सकते हैं, ठीक है ना। और भी जो उनसे मुद्दे हैं उनमें आपका बिजनेस फॉल करता है तो आप वहां पे क्या बेनिफिट कर ले सकते हैं, पहले तो ये नोट कर लीजिए। अब प्रेस रिलीज तो आ गई तो, लेकिन नोटिफिकेशन और सर्कुलर का इंतजार तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए कीप ट्रैक ऑफ द नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर, उनको फॉलो कीजिए कि जब वो आ रही हैं उसके बाद जो है उस नोटिफिकेशन उस सर्कुलर को ध्यान से पढ़िए, तब जाके उसके हिसाब से जो है हम एक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या करना है, अब हमने नोट कर लिया कि हमारे भाई हमारे काम के इस नोटिफिकेशन में ये 3 पॉइंट है, ठीक है। इन 3 से रिलेटेड हमारे नोटिफिकेशन, हमारे सर्कुलर्स कब आएंगे हम वो ट्रैक कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, अपनी टीम को जो है ट्रेन करना है, ट्रेन योर टीम टू गिव इफेक्टिव टू दिस चेंजेस, ताकि जो है फर्दर प्रॉब्लम ना आए और हमारे को पहले से ही जो है हमने इस जो है इस रिकमेंडेशंस का जो अपने को बेनिफिट मिला है उसको बेनिफिट ले सके। अब बात आती है भैया टैक्स पेयर रिएक्ट बिफोर एंड आफ्टर। पहले तो बंदा खुश हो जाता है, भैया बहुत बढ़िया हो गया, 52 जीएसटी काउंसिल मीटिंग आ गई, ठीक है ना। पहले तो मजे से उसके मजे हो रहे हैं, ठीक है। पता लगे अभी जब इसकी नोटिफिकेशन सर्कुलर आए तो उसकी हालत ऐसी हो। तो ध्यान से देखनी है, सारी चीजें ध्यान से पढ़नी है, नोटिफिकेशन सर्कुलर सब ध्यान से देखने हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, जब भी ये इसके रिगार्डिंग जो है नोटिफिकेशन सर्कुलर इशू होते हैं। लेकिन बात मुद्दे की ये है कि ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कनेक्ट में बने रहिए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जो कीजिए। काफी लोग व्यू तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आई थिंक कोई पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने में, आई थिंक करना चाहिए, ठीक है ना। होता क्या, आपकी कनेक्टिविटी अच्छी बनेगी। एक नोटिफिकेशन आई आपको उसी टाइम पे आपने देख लिया तो वो एक अच्छी कनेक्टिविटी बनती है। बाकी इट्स अप टू यू, ठीक है ना। ये है कि ये सारी चीजें ध्यान में रहेंगी तो हम अपना बेस्ट दे पाएंगे, राइट। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।